यमुना जी और यहाँ हम तमाम लोगों को हम छात्र संगठन आइसर से इनकलाबी सलाम पेश करते हैं। अभी कॉमरेड यमुना जी ने भी और इस्लाम जी ने भी संचालन के शुरुआत में सिद्धू कानू के बारे में, दुल्ला गुरु जी के बारे में और खास करके दुल्ला गुरु जी का पूर्णिया को लेकर के जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने बातों को रखा और उसके बाद भी जिन लोगों का भी वक्तव्य यहाँ पर हुआ उन लोगों ने भी उस पर रोशनी डाली है। हम अभी की जो वर्तमान स्थिति है, हम ये बात जानते हैं कि भारत के बनने में, भारत के आजाद होने में हमारा जो संघर्ष रहा है, हमारी जो ऐतिहासिकता है, उसको हम सब पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने आंदोलन के क्रम में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज जब हम आजादी के 70 साल 72 साल बाद 2020 में हैं, तो आज 2020 में आजाद भारत की क्या स्थिति है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अभी बस एक उदाहरण से इस बात को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए अभी की जो वर्तमान सरकार है उसका क्लास सेंस क्या है, उसका वर्गीय चरित्र क्या है। आजाद भारत की वो सरकार है। अभी पूरे विश्व में कोरोना संकट हुआ, भारत में भी वो पहुंचा और जब भारत में वो पहुंचा तो अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके जहन में, उसके दिमाग में, और जब उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी तो उसके पॉलिसी में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे इस पूरे कोरोना संकट में जब 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया, उसमें थोड़ा सा भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि वो जो बड़ा हिस्सा है जिसकी आबादी 50 करोड़ के आसपास है, हम जब लॉकडाउन कर रहे हैं तो उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा भी इसका ख्याल नहीं रखा गया। और ठीक उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के बाद देश का जो मजदूर हिस्सा है, जो सचमुच देश को बनाता है, किसी फैक्ट्री में जाता है, वो माल बनाता है और उसी माल को बेच करके कोई पूंजीपति बनता है और उसी टैक्स से सरकार चलती है। तो हम लोगों ने देखा कि जो देश को सृजित करता, उस सृजनकर्ता के लिए देश की जो मौजूदा सरकार है उसको जरा सी भी चिंता नहीं करती है। वो इतना बड़ा फैसला लेता है लेकिन उसका ख्याल नहीं करता है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मजदूर सड़कों पर निकल गए, लाखों लाख मजदूर सड़कों पर निकल गए और उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, केंद्र और राज्य, इसका पूरा एक झगड़ा चलता रहा। फेडरलिज्म को लेकर के बड़ा बड़ा दर्शन जो है लोग देते रहे लेकिन मजदूर मरते रहे। और जब मजदूरों के भीतर कोरोना का पेनिट्रेशन हो गया और जब केंद्र सरकार को लगा कि हमारा जो ये राजधानी है दिल्ली, हमारा जो ये महाराष्ट्र है, हमारा जो ये बंगलौर है, अब हम इनको अगर यहां रखेंगे तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे। तब इसने कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाइए। हम लोगों ने ये भी देखा कि इस पूरे दौर में बंधुआ मजदूरी के बारे में हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूरी करने पे मजबूर किया। तो ये आज स्थिति है। अगर हम सिद्धू कानू, चांद भैरव, दुल्ला गुरु जी को याद कर रहे हैं और याद करते हुए
के खिलाफ उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आज जो शोषण है वर्तमान में 2020 में मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा एनडीए सरकार के द्वारा इस शोषण के खिलाफ भी मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा, संकल्प लेना होगा, तभी इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अभी आप हम लोग छात्र संगठन में हैं, हम लोगों ने वहां भी क्लास सेंस देखा। हम लोगों ने देखा कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में सरकार ने कहा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन चलाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन चलाएंगे, लेकिन उसमें एक जरा सा भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि देश का वो बड़ा हिस्सा जो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, स्कूल तक पहुंचा है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। और जब उसके पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके पास नहीं है, तो उस तक ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंच सकता। तो इस सरकार के दिमाग में सिर्फ इतनी बात है कि हम एजुकेशन भी एक खास वर्ग है, उस वर्ग को ही हम एजुकेशन भी दें। तो एजुकेशन के लिए भी, जाहिर तौर पर एजुकेशन के लिए भी आज हमको लड़ने की जरूरत होगी। सामाजिक न्याय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एक एक करके उस पूरे कॉन्सेप्ट पर ये सरकार एक एक करके हमला कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, न्याय के साथ विकास इनका मूल मंत्र है। ये बहुत प्रचार करते हैं, जगह जगह अपने भाषणों में ये कहते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 में आते हैं और कहते हैं कि हम बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करेंगे। आयोग बनता है, रिपोर्ट आती है, और उसके बाद शिक्षा माफिया के दबाव में आकर के वो कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर के जो कमेटी बनी थी, जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था सरकार को, उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया जाता है। तो हम बिहार के नीतीश कुमार से भी ये पूछना चाहते हैं कि आप न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब सीधे सीधे हम लोग इस बात को समझते हैं कि समाज का वो हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसको विशेष अवसर देकर के विकास की जो दौर है उसमें उसको शामिल किया जाए। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका जो न्याय है वो महज एक ढोंग है। और कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार में लागू नहीं करके आपने न्याय नहीं किया है, बल्कि समाज का वो जो हिस्सा है जो वंचित है, जो पीछे रह गया है विकास की दौर में, उसके साथ आपने अन्याय किया है, और इसलिए आपका जो विकास है वो झूठा। तो साथियों, आरक्षण को लेकर के बात हो रही थी। आरक्षण तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए तो जो प्रोफेसर है उसमें आपको 1% भी ओबीसी एससी एसटी का प्रोफेसर नहीं मिलेगा। या पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं, जुडिशियरी की क्या स्थिति है हम सब लोग जानते हैं। और अभी ईडब्ल्यूएस के जरिए आरक्षण के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म करने की कोशिश हुई है। ईडब्ल्यूएस ला करके आरक्षण का आर्थिक आधार उसमें इसलिए डाला गया है कि आरक्षण का जो पूरा दर्शन था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली थी उसमें जो उन्होंने रखा था, उस पूरे दर्शन को खारिज कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी कि आरक्षण हम इसलिए देना चाहते हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो मानसिक श्रम नहीं कर पाता, एक छोटा सा हिस्सा है जो मानसिक श्रम कर पाता है। तो जब तक हम एक बड़े वर्ग को, बड़े हिस्से को मानसिक श्रम नहीं करवाएंगे, तब तक देश का विकास भी ठीक तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए वो मानसिक श्रम करें, इसके लिए जरूरी है कि उनको विशेष अवसर दिया जाए। और इसलिए दिया जाए क्योंकि लंबे समय तक उनको विशेष अवसर या अवसर से महरूम रखा गया है, वंचित रखा गया है, जानबूझ करके ऐसा किया गया है, इसलिए उनको विशेष अवसर देने की जरूरत है। लेकिन आज ये सरकार और उसके साथ जो दलितों के लिए बात करने वाले लोग हैं, वो भी उस सरकार की बात में आ गए, उस सरकार की
बात को और आगे बढ़ाते गए। हम रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि उनको तो ईडब्ल्यूएस को 9वीं सूची में डाल देना चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जरिए आरक्षण का जो पूरा आधार था, उस आधार को इस सरकार ने खत्म कर दिया है और आगे आने वाले समय में इसको धीरे धीरे करके ये और खत्म करने की दिशा में बढ़ेगी। तो इसके खिलाफ भी लड़ने का संकल्प आज हम लोगों को जरूर लेना चाहिए। बस इतनी ही बात के साथ आप तमाम साथियों ने सुना, आप तमाम साथियों को फिर से एक बार इनकलाब इस्लाम पेश करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।